नमस्कार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने एक सर्वे जारी किया है जिसमें सरकार को रेकमेंड किया गया है कि सारे स्कूलों को, जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, आरटीई और सर्व शिक्षा अभियान के परव्यू में लाना चाहिए। इसी पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं एनसीपीसीआर के अध्यक्ष श्री प्रियांक तबंगो जी। वेलकम टू एनआईजे प्रियांक जी। सर, क्या आप हमें पहले तो थोड़ा आरटीई एंड सर्व शिक्षा अभियान के बारे में इन ब्रीफ बता सकते हैं? व्हाट डज इट एम टू अचीव? भारत सरकार ने सन 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट प्रपोज किया, जो बाद में पार्लियामेंट ने पारित किया। इस 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के प्रत्येक बच्चे को संविधान शिक्षा का मूल अधिकार देता है और इस अधिकार को प्रदान करने के लिए सरकार को कानून बनाने के निर्देश कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कालांतर में एक और अमेंडमेंट हुआ 2005 में और 2009 में जाकर शिक्षा का अधिकार कानून बना। हालांकि 2002 से लेकर 2009 तक इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देने के लिए तात्कालीन सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था, जो बाद में समग्र शिक्षा अभियान के नाम से अभी संचालित होता है। 2009 में एक्ट बना। 2012 में उस एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ शिक्षा का अधिकार कानून का। जो 2012 का अमेंड है वो प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे संस्थानों को शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे के बाहर करता है। वो संस्थान जो आर्टिकल 30 के अंतर्गत बने हुए हैं। चूंकि ये कानून राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को ये मैंडेट देता है कि इससे जुड़ी शिकायतों का और निगरानी का काम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा, इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अनुच्छेद 15(5) में जो एग्जम्पशंस दिए गए थे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, उनका कितना प्रभाव अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा पर पड़ा, हमने वो जानने के लिए ये रिपोर्ट बनाई, ये रिसर्च की और 4.5 साल के रिगरस मेहनत के बाद ये रिपोर्ट आज है जो आपके सामने। मैंने ये रिपोर्ट देखी। इसके अनुसार जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, तो इसमें जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा हैं। जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उसके इफ वी कंपेयर, वो कम है उनकी आबादी के कंपैरिजन में। तो इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि बच्चों को प्रोस्पेक्टिव से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं इस कंट्री में? देखिए, देश में इस वक्त जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं बच्चों के लिहाज से, उसमें अगर हम शिक्षा का अधिकार कानून की परिभाषा में देखें तो वैदिक पाठशाला भी है, बुद्धिस्ट गुम्पा भी है और माइनॉरिटी स्कूल्स हैं जिनका संचालन करने वाली संस्था वो माइनॉरिटी के लोगों की डोमिनेंट होती है, तो वो माइनॉरिटी का स्टेटस लिए होते हैं और वो फॉर्मल स्कूलिंग कराते हैं, स्कूल की किताबें पढ़ाते हैं। किसी बोर्ड से एफिलिएटेड हो सकते हैं, किसी स्टेट बोर्ड से, किसी केंद्र सरकार के बोर्ड से। तो इस प्रकार के स्कूल जो है वो माइनॉरिटी स्कूल्स कहलाते हैं, जिसमें क्रिश्चियन संस्थानों की भागीदारी लगभग 75% है, मुस्लिम संस्थानों की भागीदारी लगभग 20% है, जबकि अल्पसंख्यक आबादी के अंदर क्रिश्चियंस की आबादी 11% के आसपास है। तो ये फर्क साफ देखा जा सकता है। दूसरे जो संस्थान हैं वो एक हम मोटे तौर पे कह सकते हैं मदरसे हैं। मदरसे 3 तरीके के हैं, हमने इस रिपोर्ट में डिफाइन किया है। पहली बात, एक वो जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसा है, जो सरकार से फंडिंग लेते हैं, कुछ ग्रांट्स उनको मिलती हैं, वो रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ फंडामेंटल एजुकेशन भी कुछ हद तक इम्पार्ट करते हैं। तो उसके बाद एक अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा होते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा वो हैं जो सरकार के पास मान्यता लेने गए परंतु उनको किसी कारणवश मान्यता नहीं मिली। जो तीसरी कैटेगरी है वो अनमैप्ड मदरसों की है। ये पहली बार हमने डिफाइन करने की कोशिश की है, जो ना कभी सरकार के पास गए ना सरकारें कभी उनके पास गई। यानी कि उनमें पढ़ने वाले बच्चे पूरी के पूरी तरीके से शिक्षा का अधिकार कानून से महरूम है, उनको फंडामेंटल एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनको उनका राइट टू एजुकेशन जिसके अंतर्गत किताबें हैं, टीचर है, स्कूल है, टॉयलेट है स्कूल में, खेल का मैदान है,
मिड डे मील का खाना है, यूनिफॉर्म है, बस्ता है, जूता है, कुछ भी नहीं मिलता है और वो एक तरीके से मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ऐसे बच्चों की संख्या हमारे आकलन में 1,10,00,000 से ऊपर आई। सो क्या इसका रिलेशन जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की अगर हम तादाद देखें जो ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ पे है, तो वो इससे मतलब इसका को रिलेशन आप हमें कुछ समझा सकते हैं? देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अथवा अनुच्छेद 21 का दोनों ही सूरतों में जो हम देखते हैं, तो जिन भी बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन नहीं मिल रही है, जो डिप्राइव्ड है उससे, उन सभी को आउट ऑफ स्कूल कहा जाना चाहिए। और ये तो बड़ा सीधा सीधा है कि 1,10,00,000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो उन मदरसों में पढ़ रहे हैं जहां केवल रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है और वो अपने फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन से डिप्राइव्ड है। यहाँ पे एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन का कम्युनिटीज को ये राइट देता है कि वो अपनी चॉइस के इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करें, तो वो कम्युनिटीज का राइट है। आर्टिकल 21A बच्चों को ये राइट देता है कि उनको फंडामेंटल एजुकेशन मिले और ये ड्यूटी स्टेट की है, ये ड्यूटी सरकारों की है, राज्य सरकारों की है, केंद्र सरकार की है। इसलिए जो अबोध बच्चों का राइट है वो आर्टिकल 30 जो कम्युनिटी का राइट है उस पर प्रिवेल करेगा। इसलिए हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि बच्चों की फंडामेंटल एजुकेशन के राइट के साथ किसी भी तरीके का समझौता किया ही नहीं जा सकता है। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए उनको फंडामेंटल एजुकेशन दी जाए। काफी सारे जो हम अगर स्कूलों को देखें तो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के तहत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखी है, तो वो आरटीई लागू नहीं करना चाहते। तो इस एग्जेम्पशन पे एनसीपीसीआर का क्या स्टैंड रिकमेंडेशन है? देखिए, आरटीई से उनको जो बेनिफिट मिले या एग्जम्पशन के कारण जो बेनिफिट्स का वो लाभ ले रहे हैं, उसके पीछे चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि हो या वो संवैधानिक दृष्टि हो या वो कानून की दृष्टि हो, वो ये थी कि माइनॉरिटीज के बच्चों को लाभ मिलेगा। लेकिन जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 10 साल से ऊपर हो गए, लगभग 9 साल इस अमेंडमेंट को हो गए, तब हमको ये रिव्यू करना बहुत आवश्यक है कि इन एग्जम्पशंस का कितना लाभ बच्चों को मिला। मैं यहाँ पे आपको एक हिस्टोरिक परिव्यू देना चाहूंगा जो ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। 2006 में सरकार ने एक और अमेंडमेंट प्रस्तावित किया था, अनुच्छेद 15(5) में वो अमेंडमेंट हुआ, जिसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आरक्षण बच्चों के लिए आरक्षण अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में देने के लिए बाध्यकारी था। यहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इस बंधन से एग्जम्प्ट किया गया, जिसके चलते 2014 में सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया कि स्कूलों में 25% सीटें वो आरक्षित नहीं करेंगे। जब हम देखते हैं, जो आपका सवाल था उस पर वापस आते हैं कि इसका कितना फायदा माइनॉरिटीज के बच्चों को हुआ, तो जैसे मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, ऐसे राज्यों में तो 80% बच्चे वहां पे ऐसे पढ़ते हैं जो नॉन माइनॉरिटी हो। तो जब आप केवल 20% बच्चे माइनॉरिटी के ही पढ़ा रहे हैं, तो आप एग्जम्पशंस का फायदा तो उनको दे ही नहीं रहे। उसमें भी जब हमने ये देखने की कोशिश की डिसएडवांटेज कैटेगरी के बच्चे कितने हैं, तो केवल 8% मिले। मतलब ऐसा तो कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आप गरीब बच्चों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लो जबकि आप शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हो। तो शिक्षा के लिए दरवाजे उन बच्चों के लिए बंद कर देना जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जो हाशिए पे हैं, ये तो पाप है। ये तो कानून की दृष्टि से अपराध है और धर्म की दृष्टि से पाप है। और हमको ये समझ में आया कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिलैक्सेशंस का या इन कानूनी बेनिफिट्स का फायदा बच्चों को तो कतई नहीं मिला। सिंस आपने सीख की बात की, तो हम आते हैं जो दारुल उलूम देवबंद है। इन्होंने काफी एक तरीके से कहा जाए तो रिग्रेसिव चीजें सजेस्ट कर सकती हैं। आप थोड़ा उस पे लाइट डाल सकते हैं कि उसकी वजह से क्या असर पड़ता है ओवरऑल, कहा लेकिन एजुकेशन पे, साइकी पे बच्चों की? देखिए, जब हम मदरसों का हिस्टोरिकल परव्यू देखते हैं, हमने रिपोर्ट में लिखा है कि सबसे पहले अजमेर में एक मदरसा
बनाया गया और उसके बाद भारत में मदरसों की शुरुआत हुई। लेकिन हम औरंगजेब का रिजीम देखते हैं, औरंगजेब के समय एक मदरसा सिलेबस तैयार करवाया गया जिसको दरसे निज़ामी कहा जाता है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अमूमन सभी जगह अभी जो पढ़ाई हो रही है वो हो रही है मदरसों में, जो अनमैप्ड मदरसे हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे। अब जब हमने दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट को एक बार असेस करने की कोशिश की, जहाँ अलग अलग तरीके के एडवाइस थी, फतवे थे बच्चों की तालीम के लिहाज से, तो वहाँ एक हमको ये एडवाइस मिली कि लड़कियों को जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड कर लेती हैं उसके बाद कोएड में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये तो समाज गलत तरफ जाएगा। अगर हम बच्चों को कच्ची उम्र में ये बताएंगे कि लड़कियां एक कमतर जीवन जीने के लिए हैं, तो भविष्य में उनका जो डेवलपमेंट होगा, जिस तरीके के वो एक नागरिक बनेंगे, वो है दृष्टि से या एक कमजोर दृष्टि से महिलाओं को, लड़कियों को देखेंगे, तो ये तो अच्छे नागरिक बनने की तरफ हम नहीं बढ़ा रहे बच्चों को। दूसरा, उन्होंने यूनिफॉर्म को लेके बात की कि भाई यूनिफॉर्म जो है वो टाई नहीं पहनना चाहिए, ये मजहब के खिलाफ है। तो आज के युग में तो ऐसी बातें ठीक प्रतीत नहीं होती हैं। एक अन्य मामला जो गंभीर आपत्ति जिसमें आयोग ने दर्ज की है अपनी रिपोर्ट में, वो ये है जिसमें ये कहा गया कि बच्चे को एक वक्त में 3 थप्पड़ तक मारना जायज है। हालांकि बच्चा चाहे तो जजमेंट डे के दिन, कयामत के दिन इसका बदला ले सकता है। तो ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। हम आज 21वीं सदी पार कर रहे हैं, हम इस तरीके की बातें अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिलेबस को लेकर अन्य बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल बात केवल इतनी सी है कि जो फंडामेंटल एजुकेशन है उसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हुआ है। राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 29 स्पेसिफिकली ये बात कहता है कि पढ़ाई के लिए करिकुलम एकेडमिक अथॉरिटी बनाएगी। देश में एकेडमिक अथॉरिटी के रूप में एनसीईआरटी डिफाइंड है, नोटिफाइड है। राज्यों में एकेडमिक अथॉरिटीज के रूप में एससीईआरटी नोटिफाइड है। उन्होंने एक करिकुलम बनाया हुआ है, एक सिलेबस बनाया हुआ है। उस सिलेबस के बियॉन्ड जो भी पढ़ाई है वो फंडामेंटल एजुकेशन के बियॉन्ड है और बच्चे फंडामेंटल राइट से डिप्राइव्ड है। सर, सो बेसिकली मतलब अगर हम देखें तो औरंगजेब के जमाने से अब तक जो मदरसे हैं उनका सिलेबस ही चेंज नहीं हुआ है। इसमें ऋचा जी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। सिलेबस तो अपनी जगह है, मदरसों की जो बैलेंस शीट्स हैं वो भी हमको किसी किताबों में उनका जिक्र मिला, जो हमारे रिसर्चर्स ने उनका अध्ययन किया। तो रुदात कहलाता है बैलेंस शीट, रुदात कहते हैं उसको। उनके जो हमको थोड़े बहुत मिल पाए, पब्लिक डोमेन में तो बहुत नहीं, जो थोड़े बहुत मिल पाए, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग राइटर्स ने लिखी थी, अलग अलग रिपोर्ट्स थी, उसका अध्ययन करने पे हमको ये पता चला कि पिछले 4 दशकों में भारी गिरावट आई है बच्चों को रखे जाने के, बच्चों के लालन पालन की क्वालिटी पे। देखिए, आज से 2 दशक 3 दशक पहले, 4 दशक पहले के जो रुदात थे उनको हम जब पढ़ते हैं तो मदरसे की कुल आमदनी का 70% 80% तक बच्चों की खुराक पे, उनके खाने पे, उनकी वेलबींग पे खर्च किया जाता था। आज की तारीख में जो हम देखते हैं पिछले 1 दशक में, तो वो खर्चा 20% रह गया है। मतलब आप देखिए कि 100% मतलब 200% से ज्यादा की गिरावट अगर हम कर रहे हैं बच्चों के लालन पालन पे, बच्चों के खिलाने पे, खुराक पे, उनकी वेलबींग इंश्योर करने पे, तो ये तो हम बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। I will have another question for you. पेरेंट्स के मैंने काफी सारे सवाल देखे, उन्होंने काफी कंफ्यूज से हैं जिनके बच्चे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, बिकॉज एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन से कंपेयर किया जाए तो दे आर वेरी कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो लाइक यू नो मेन स्ट्रीम करने के लिए या कन्वर्ज करने के लिए व्हाट वुड बी द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन? देखिए, हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया है सभी राज्य सरकारों को कि भाई रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए जो संविधान कहता है उसका पालन हो, उसमें आयोग को कोई गुरेज नहीं। आयोग की आपत्ति इस बात पे है कि बच्चों को आप जो एनसीईआरटी ने लिखा है, जो देश के बाकी सभी बच्चे पढ़ रहे हैं,
उससे महरूम नहीं कर सकते, उससे वंचित नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाती है। इसलिए बच्चों को उनका फंडामेंटल राइट वही है जो सेक्शन 29 राइट टू एजुकेशन एक्ट का डिफाइन करता है। उनको पढ़ाई के लिए जो उनकी किताबें हैं वो मिले। हमको बच्चों ने कहा, हमने देश भर में 17 वर्कशॉप उन बच्चों के साथ की जो इन अनमैप्ड मदरसों में या अलग तरीके की मदरसों में पढ़ रहे हैं। आपको हैरानी होगी जान के जब बच्चे आके हमसे कहते हैं कि क्या हमको रंगीन किताबों से पढ़ने का अधिकार नहीं है। जब बच्चों ने हमसे कहा कि क्या हमको साइकिल मिलने का अधिकार नहीं है। छोटी छोटी लड़कियों ने हमको ये बताया कि उनको साइकिल नहीं दी जाती है क्योंकि वो मदरसे में पढ़ती हैं, डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ। जब बच्चे हमको बताते हैं कि हमको खेल का सामान चाहिए, जब बच्चे हमको बताते हैं हमको यूनिफॉर्म पहनना अच्छा लगता है, जब 8-10 साल का बच्चा ये बोलता है कि उसको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, लेकिन उसको फंडामेंटल एजुकेशन में ना उसको मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है ना उसको साइंस पढ़ाया जा रहा है, तो वो कैसे डॉक्टर बनेगा। जब हमको 16 साल के बच्चे ने किसी मदरसे में ये बताया कि वो इंजीनियर बनना चाहता है और 16 साल की उम्र तक उसने ना फिजिक्स पढ़ा है, ना केमिस्ट्री पढ़ा है, ना मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो वो कैसे, अब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने हम उम्र बच्चों के साथ कैसे कोप अप कर पाएगा। वो अपने मन में ये ग्रंथि लेके बड़ा होगा। तो हम एक तरीके की डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी क्रिएट करते जा रहे हैं जो देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, देश के सेकुलर नेचर के लिए ठीक नहीं है, देश के सेकुलर फैब्रिक को खतरे में डालने वाला है। भाई, छोटे बच्चों को आप धर्म के आधार पर शिक्षा से कैसे वंचित कर सकते हैं। देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा ना। संविधान का प्रिएम्बल साफ साफ कहता है हम एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। जब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उसमें धर्म के आधार पे आप बच्चों को शिक्षा से डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं। ये आज का सवाल है जो आयोग ने रिपोर्ट के माध्यम से देश के सामने छोड़ा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, जो भी रिकमेंडेशंस जो एनसीईआरटी ने गवर्नमेंट को दिए हैं, इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्या रोल निभाएंगी ये दोनों इंस्टीट्यूशन। देखिए, हमने दोनों संस्थाओं से, एनसीईआरटी से कहा लार्जली कि उनके यहाँ एक माइनॉरिटी सेल है। वो माइनॉरिटी सेल जब से एग्जिस्टेंस में आया है, केवल किताबों के तर्जुमे करने के अलावा उसने कुछ किया नहीं है। तो उसको एक्चुअली इस तरीके का कन्वर्जेंट सिलेबस या इस तरीके का संवाद स्थापित करना शुरू करना चाहिए कि भाई बच्चे मेनस्ट्रीम एजुकेशन में कैसे आए। हाथ पे हाथ धर के बैठने से तो काम चलेगा नहीं। तो हमने उनको ये बताया है कि आपको ये काम करने चाहिए, आप करिए इसको। इन द नियर फ्यूचर हमें दिखेंगे चेंजेस होते हुए, होपफुली, व्हिच इज अ नीड एट दिस मोमेंट। देखिए, मैं तो ये बात रिलीजियसली कहूंगा कि एक तरफ जहां हम बात करें उन स्कूल्स की जो गरीब बच्चों के लिए अपने दरवाजे बंद किए होंगे जी, ये तो भगवान की मर्जी नहीं हो सकती, ना जीसस की मर्जी हो सकती है, ना ये भगवान की मर्जी हो सकती है, ना ये अल्लाह की मर्जी हो सकती है कि आप दुनिया के सबसे गरीब बच्चों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के दरवाजे बंद कर दें। ये तो वो पाप कर रहे हैं, इसकी सजा उन्हें निश्चित मिलेगी। दूसरी जो बात है, हम उन बच्चों के लिए करें जो फंडामेंटल एजुकेशन से महरूम है क्योंकि वो रिलीजियस एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। तो जब तक एक ही सफ में सब लोग खड़े नहीं होंगे, देश के सारे बच्चे एक ही सफ में जब तक खड़े नहीं होंगे, तब तक हम देश में गैर बराबरी की, सबके साथ की और सबके विकास के लिए सबके साथ चलने की उम्मीद करना बेईमानी है। इसलिए जरूरी है कि इस देश को 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम 2047 में जब देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, ये बच्चे जिनका आज हम हक मार रहे हैं वो इस देश को आगे ले जाने वाले हैं। ये बराबरी से देश को लेके जाए, इसलिए सभी बच्चे एक सफ में होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। ये समाज हमको आज बनाना है। आयोग की सभी से यही विनती है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और सभी बच्चों को उनका फंडामेंटल राइट मिल सके, इसलिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एनआईजे पे जुड़ने के लिए।